ओके जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट टाइम जो है हमने अपने लेक्चर में ओसीएल कॉन्स्टेंट्स को एट अ बेसिक लेवल देखा था कि किस तरह से हम एक क्लास को डिफरेंट उसके मेंबर्स या उसके एट्रीब्यूट्स या उसके फंक्शंस पे किस तरह से हम इनवेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉन्स्टेंट्स ऐड कर सकते हैं। प्री कंडीशंस थी, पोस्ट कंडीशंस थी, जिनमें हमने वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। फॉर एग्जांपल विड्रॉ के ऑपरेशन से पहले अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए। इस पे हमने एक प्रैक्टिस टास्क भी किए, देन आपका एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इसी पे था। तो अभी तक हमने बेसिक लेवल तक कॉन्स्टेंट्स को देखा। अब थोड़ा सा मजीद नेक्स्ट चलते हैं ओसीएल कॉन्स्टेंट्स ही में। हम कहते हैं बिल्डिंग ओसीएल एक्सप्रेशंस में जब हम बात करते हैं तो कुछ तो है हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास इंटीजर्स हैं, बुलियंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, करेक्टर्स हैं। इन सब पे तो हम कोई ना कोई ओसीएल कांस्टेंट अभी तक हम लगाकर देख चुके हुए हैं। जैसे अकाउंट की जो वैल्यू है वो इंटीजर है तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1000 फॉर द विड्रॉल ऑपरेशन एक्सेट्रा। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी टाइप्स होती हैं जो कि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी सेल्फ यूजर डिफाइंड क्लासेस होती हैं, उनकी टाइप्स होती हैं। या समटाइम्स हमारे पास कलेक्शंस होते हैं, जैसे आप लिंक लिस्ट वगैरह आप करते आए हो तो वो कलेक्शंस है। ओसीएल में जो हमारे पास नॉर्मली कलेक्शंस होते हैं उनमें हमारे पास सेट्स होते हैं, ऑर्डर्ड सेट्स होते हैं जो कि ओसीएल 2 का पार्ट होते हैं, बैग्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, और इन सब पे डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। इनकी एग्जांपल देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इन कलेक्शन से मुराद हमारी ये है कि जब आप कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो एट लीस्ट 3 कोर्सेज में रजिस्टर होगा, एट लीस्ट 3 कोर्सेज में, तो इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो कोर्सेज की एक कलेक्शन है या एक सेट है कोर्सेज का। तो जब जब आपने कुछ इस तरह का ओसीएल कांस्टेंट लगाना है कि एक स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग कितने कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं, या एक स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 3 होंगे और लेस देन मे बी 6 होंगे, तो उस टाइम पे वो हम कलेक्शंस होते हैं, वो हम उन कलेक्शंस को गेट करते हैं और फिर हम उनके साइजेस पे ये डिफरेंट ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं। So here in this particular table I have some different operations जो कि OCL प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कलेक्शन है तो आप उसका साइज देख सकते हो, उसको काउंट देख सकते हो, आप ये देख सकते हो वो एम्प्टी है या नहीं है, क्या उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आपने उस कलेक्शन से एक्सक्लूड करना है तो आप वो फंक्शन लगा सकते हो, आप उसका सम कर सकते हो, आप उसको सोर्ट कर सकते हो, आप उस पर आइट्रेशन कर सकते हो, आप उस पर फॉर लूप लगा सकते हो। तो इन शॉर्ट दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस जिनको से हम अपने ओसीएल कांस्टेंट्स को कलेक्शंस में लिख रहे होते हैं। इसी तरह सेट्स हैं तो सेट्स पे भी वही इंटरसेक्शंस, यूनियंस और वही इंक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स एटसेट्रा। बैग है तो बैग पे भी इसी तरह से यूनियंस वगैरह आप लगा सकते हैं। ऑर्डर्ड सेट्स पे भी बिल्कुल यही सेट वाले तमाम ऑपरेशंस रिपीट हो सकते हैं। देन हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंस पे भी आप जो है वो काउंट्स लगा सकते हैं, उनके यूनियंस, उनके इंटरसेक्शन, उनके अपेंड्स वगैरह एक्सेट्रा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑपरेशंस है जो कि हर टाइप के साथ आपको बताए गए हैं कि इस टाइप के ये वाला ओसीएल एक्सप्रेशन जो है ये वैलिड है, तो ये आप इसमें से यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसीज हैं कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ओसीएल में एंड इट्स अ लेंथी एक्सप्रेशन, तो उसको अगर आपने मैनुअली इवेलुएट करना तो आप किस तरह से करेंगे। तो ये ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसीज है। एट द रेट प्री की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एट द रेट प्री को जो है इसको आपने इवेलुएट करना है। तो वन थिंग इफ यू गाइस रिमेंबर, एट द रेट प्री का जो है ये हम और सिर्फ पोस्ट कंडीशन में लगा सकते हैं। ये पोस्ट कंडीशन में वैलिड होता है, उसके अलावा ये वैलिड नहीं होता। तो दैट मीन्स कि अगर हम पोस्ट कंडीशन किसी एक्सप्रेशन में किसी फंक्शन की समथिंग किसी की भी हम पोस्ट कंडीशन लिखने जा रहे हैं और उसमें हमने प्री का वर्ड यूज किया तो हम सबसे पहले इस प्री को इवेलुएट करेंगे कि ये क्या है। देन डॉट एंड एरो ऑपरेशन है। ये डॉट एंड एरो ऑपरेशन यूज होते हैं जब आप एक क्लास में रहते हुए किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। देन कुछ यूनिटी ऑपरेशन है, जैसे नोट निगेशन का ऑपरेशन है, या माइनस का ऑपरेशन है, या प्लस का ऑपरेशन है आपके पास। देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, प्लस एंड माइनस है। इफ देन एल्स इफ के भी आप लगा सकते हैं अपने ओसीएल कांस्टेंट्स में, इफ एल्स इफ भी लगता है। लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स के साइंस हैं।
इक्वल और इनइक्वालिटी का साइन आपके पास एंड और एक्सोर और इम्प्लॉयज के साइन है। तो इन तमाम को मिला के जब जब आपको ओसीएल एक्सप्रेशन बनेगा तो उनकी इवेल्युएशन जो है वो आप वन बाय वन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स बॉटम। Any confusions in the precedences of the operators class? अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि होता क्या क्या है इनमें। अच्छा, ओसीएल एक्सप्रेशन में जो है हमारे पास अक्सर क्लास टाइप्स भी होती है ना, बुक की क्लास है या अकाउंट की क्लास है, देयर आर क्लासेस। तो उन क्लासेस को हम कहते हैं कि ये इम्प्लिसिटली डिफाइंड क्लासिफायर्स हैं, इनके इनके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूजर खुद से डिफाइन करने जा रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स आपकी क्लासेस में जनरलाइजेशन आ जाती है, आपकी पेरेंट क्लासेस बन जाती हैं या इन अदर वर्ड्स सुपर क्लासेस बन जाती हैं, और आपकी सब क्लासेस होती हैं या आपकी इन अदर वर्ड्स चाइल्ड क्लासेस बन जाती हैं। तो उनको हम कहते हैं कि जी जैसे कि आपको पता है कि जो इनहेरिटेड चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा होता है। तो अगर पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है और प्लस वो अपनी एड ऑन्स प्रॉपर्टीज कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास जो है उसके पास कुछ उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ उसके अपने ऑपरेशंस होते हैं, कुछ दूसरी क्लासेस से उसने एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन जो है वो उसने इनहेरिट किए होते हैं या उसने उनको कंपोजिशन के थ्रू उसमें आ रहे होते हैं, मतलब किसी ना किसी वे में उसके पास वो एक्सेस कर रहा होता है किसी दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस को। देन ऑफ कोर्स वी हैव सम एसोसिएशंस, जो दो या दो से ज्यादा क्लासेस के दरमियान जो एक रिलेशनशिप को जो डिफाइन कर रहा होता है, जो ट्रांजिशन है, जो लाइन है, उसको हम एसोसिएशन एंड कहते हैं। देन वी हैव सर्टेन इनोमिनेशन जो आप क्लास डायग्राम्स में अपने डिफाइन कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल जेंडर की इनोमिनेशन डिफाइन हो जाती है कि जेंडर कुड बी मेल और फीमेल। इसी तरह आपकी स्टूडेंट की इनोमिनेशन डिफाइन हो सकती है कि स्टूडेंट कुड बी अ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, अंडर ग्रेड स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने जितने भी इनोमिनेशन डिफाइन किए हैं तो वो तमाम की तमाम इनोमिनेशन आपके ओसीएल एक्सप्रेशन का पार्ट बनती है। ओसीएल टाइप कन्फॉर्मेंस रूल्स हैं जी कुछ, ये उस टाइम पे लगते हैं जिस टाइम पे हमारी क्लासेस जनरलाइज्ड हुई होती हैं या हमारी एक सुपर टाइप क्लास होती है और आगे उसकी सब टाइप्स क्लासेस होती हैं। तो इनमें हम कहते हैं कि जब जब आपने एक ओसीएल एक्सप्रेशन यूज करना है और उसमें आप जो है एक टाइप की जगह दूसरी टाइप को यूज करना चाह रहे हो, या एक सब टाइप की जगह सुपर टाइप को यूज करना चाह रहे हो, या सुपर की जगह सब को यूज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये रूल है। अब रूल स्टेट्स के टाइप 1 कन्फॉर्म्स टू टाइप 2, मतलब दो टाइप्स हैं अगर आपके पास, ये बाय टाइप भी मीन के दो क्लासेस हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, तो उनकी जो टाइप है वो आपस में कन्फॉर्म करेगी। अगर जो इंस्टेंस ऑफ टाइप 1 है कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट ईच प्लेस वेयर इंस्टेंस ऑफ टाइप 2 इज एक्सपेक्टेड। अगर हम हर उस जगह जहां जहां टाइप 2 का ऑब्जेक्ट पास हुआ है वहां वहां हम टाइप 1 का ऑब्जेक्ट पास कर सकें, तो फिर हम कहते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में कन्फॉर्म कर दिए, या इनकी कन्फॉर्मेंस जो है वो उसने ट्रू रिटर्न की है। तो जनरल रूल ये है हमारे पास जो अंडरस्टैंडेबल भी है, आपने ऊप में भी किया होगा, कि हर टाइप जो है या हर क्लास जो है वो अपनी सुपर क्लास को कंफर्म करती है, क्योंकि वो अपनी सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज उसने इनहेरिट की होती हैं। तो जहां जहां आपके सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट पास हुआ वहां पे आप अपनी सब क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आपकी हर सब क्लास जो है वो अपनी सुपर क्लास की टाइप को कंफर्म करती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, a parameterized type tx conforms to ty if x conforms to y। मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर सब क्लास का ऑब्जेक्ट x है, वो अपनी सुपर क्लास को कंफर्म करता है, तो उसी सब क्लास का एक और ऑब्जेक्ट अगर आप z भी ले आते हैं तो वो भी अपनी सुपर क्लास को कंफर्म जरूर करेगा। एनी क्वेश्चंस इन हियर क्लास? अभी हम सिर्फ टाइप कंफर्मेंसेस की बात कर रहे हैं कि कब और कहाँ हम अपने ओसीएल कॉन्स्टेंट्स में रहते हुए दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मैम कंफर्म का मीनिंग क्या होता है? कंफर्म का मीनिंग ये है कि कहाँ कहाँ आप एक एक ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप पास कर सकते हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये कंफर्म कर गए हैं, मतलब ये ओके इक्विवेलेंट है एक मैम। तरह से आप कह रहे हैं। ठीक है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है दोनों, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके सब क्लास के ऑब्जेक्ट की अपनी सर्टन कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, बट आपका वो सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सुपर टाइप की चूंकि प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा होता है, सो दैट मींस कि वो उसकी जो है वो
फुलफिलमेंट कर रहा होगा। आप जहां जहां सुपर क्लास को पास कर रहे हो वहां वहां आप सब क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो। क्लियर? ओके मैम। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास टाइप कास्टिंग है। आप एक टाइप से दूसरे टाइप में मूव कर सकते हैं जी। ओसीएल एस टाइप का आपके पास फंक्शन है जी, इसमें आप क्लासीफायर भेजते हैं और इंस्टेंस ऑफ क्लासीफायर व्हेन इट इज सर्टेन दैट द एक्चुअल टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सब टाइप द ऑब्जेक्ट कैन बी रीटाइप्ड। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट है कोई सा सर्टन, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट ओसीएल एस टाइप, और अंदर आपने टाइप 2 पास कर दी। तो अब ये क्या करेगा, ये चेंज कर देगा स्टैटिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन टू टाइप 2। मतलब इन शॉर्ट इसका कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे पास ये होता है, ये है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है ओसीएल कांस्टेंट का वो हमारा एक क्लास होती है, लेकिन हम कांस्टेंट जो है वो उसकी किसी सब क्लास पे लगाना चाह रहे होते हैं। तो जब हमने सब क्लास पे कोई कांस्टेंट लगाना होता है तो ऑफ कोर्स उसके सर्टेन फंक्शंस को या उसके सर्टेन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए बजाय इसके कि हम हमेशा ट्रांजिशन के थ्रू जाते हुए उसको एक्सेस करें, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हम सब टाइप पे अगर आपने एक ओसीएल कांस्टेंट लगाया है एक सब क्लास पे और आप उससे कॉन्टेक्स्ट वो है लेकिन कांस्टेंट जो है वो आपका सुपर क्लास से रिलेटेड है, तो बजाय इसके कि आप हमेशा ट्रांजिशन के थ्रू जाके उसको एक्सेस करें, आप ओसीएल एज टाइप का लिख के तो उसकी टाइप चेंज कर लेते हो टू सुपर क्लास और आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये चेंज कर रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर कलेक्शन है और उसको ये चेंज कर रहा है स्ट्रिंग्स के सेट में। एक सेट है जो कि स्ट्रिंग्स का है, ये उसमें एक पर्टिकुलर कलेक्शन को चेंज कर रहा है। तो जब भी आपने ये, जिस तरह आप फ्लोट से इंटीजर में टाइप कास्टिंग करते हो, डबल से इंटीजर में टाइप कास्ट करते हो, या इंटीजर से आप उसमें ले जाते हो करेक्टर्स में कास्ट कर लेते हो, या करेक्टर से इंटीजर में कास्टिंग्स कर लेते हो, ये वही कास्ट की बात हो रही है। ये बिल्कुल उसी टाइप कास्टिंग की बात हो रही है कि एक टाइप से दूसरे टाइप में जब जब आप मूव करोगे, तो अगर आपको ओसीएल में मूव करना है तो ओसीएल में ओसीएल एज टाइप का आपके पास फंक्शन है, आप इसको कॉल करोगे, इसके अंदर आप टाइप बताओगे जिसमें आपने कन्वर्ट करना है और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बताओगे कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने कन्वर्ट करना है। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर क्लास? मैम इसकी कोई और 2-3 एग्जांपल दे दें। मुझे जितनी भी आपने अभी तक टाइप कास्टिंग्स की हुई है ना, फ्लोट्स टू इंटीजर्स, डबल्स टू इंटीजर्स, कैरेक्टर्स टू इंटीजर्स, ये तमाम की तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं। या जब जब आप अपने बनाते थे ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फॉर एग्जांपल आप लिखते थे सुपर क्लास, सॉरी सब क्लास ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू न्यू सुपर क्लास, करते थे ना। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को जो है वो आप पेरेंट क्लास के से इनिशिएट करवा देते थे कंस्ट्रक्टर से, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को से चाइल्ड से किया हुआ ना आपने, ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला बिहेवियर जितना था, यस मैम। ये उसी टाइप कास्टिंग की बात कर रहा है, वो भी इसी का पार्ट बनती है। तो जब जब इन शॉर्ट आपने सिर्फ टाइप कास्टिंग में इतना याद रखना है कि जब जब आपको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है किसी दूसरे टाइप में, तो आप उसके लिए टाइप कास्टिंग यूज करोगे ओसीएल कांस्टेंट में रहते हुए। इसके आगे एग्जांपल्स भी आएंगी, हम वेरियस एग्जांपल्स पे भी बात करेंगे। मैं एक शीट अपलोड कर दूंगी आपके लिए, उसमें इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी हर ऑपरेशन की। टाइप चेकिंग है जी, अगर आपने एक चीज चेक करनी है कि वेदर एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइप का है कि नहीं ओसीएल कांस्टेंट में रहते हुए, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके लिए फंक्शन है जी ओसीएल इज टाइप ऑफ का, इसके अंदर आप अपना क्लासीफायर भेजोगे, टाइप बताओगे। अगर ये क्लासीफायर इसी पर्टिकुलर टाइप का होगा तो ये बूलियन रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल टाइप में आप इंटीजर रखो और यहाँ पे क्लासीफायर में आप 5 पास कर दो, 5, तो 5 इज एन इंटीजर, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। बट अगर आप यहाँ पे इंटीजर रखते हो और यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हो, फॉर एग्जांपल आप CS4 to 1 लिख देते हो, बिकॉज CS4 to 1 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आप इस तरह से टाइप ऑफ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, दो फंक्शन है हमारे पास, टाइप ऑफ एंड काइंड ऑफ। अब दोनों में एक डिफरेंस है। टाइप ऑफ कहता है कि एग्जैक्टली वो चीज वही हो। फॉर एग्जांपल आपका इंटीजर है तो यहाँ पे अगर आप 2.456 पास करोगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये कहेगा दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये 2.456 इज नॉट एन इंटीजर, 2 इज एन इंटीजर, 0.456 इज नॉट एन इंटीजर, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा।
लेकिन अगर यही चीज आप काइंड ऑफ में रिटर्न पास करोगे तो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज इट विल से कि इट्स नॉट एन इंटीजर, बट ये इंटीजर की एक रेलेवेंट क्लास में आ जाता है, ये उसके जो है उसकी सब टाइप्स में चला जाता है। तो इट्स अ फ्लोट, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ये टू को कंसीडर कर लेगा और उसका दूसरे वाले पार्ट को ओमिट करते हुए आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये दो है हमारे पास टाइप ऑफ, काइंड ऑफ नीचे लिखा भी हुआ है कि टाइप ऑफ है जिसमें वो कंप्लीटली उसी पर्टिकुलर टाइप को चेक कर रहा होता है, उसकी सब टाइप को नहीं देख रहा होता। और काइंड ऑफ में वो उसकी सब टाइप्स को भी देख रहा होता है, या तो अपने ऑब्जेक्ट की अपनी टाइप कंफर्म हो जाए या उसकी सब टाइप कंफर्म हो जाए, तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? नेक्स्ट हमारे पास ओसीएल कॉन्स्टेंट्स एंड इनहेरिटेंस है जी। कॉन्स्टेंट्स आर इनहेरिटेड, मतलब अगर आपने एक टॉप क्लास पे कोई पर्सन की क्लास पे आपने कोई सा कॉन्स्टेंट इंप्लीमेंट किया है, तो उस पर्सन से जितनी क्लासेस इनहेरिट होंगी, जितनी क्लासेस उससे डिराइव्ड होंगी, उन तमाम पे वो कॉन्स्टेंट जो है वो इनहेरिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उन तमाम पे वो कॉन्स्टेंट लग जाएगा। इसमें हमारे पास लिस्कोव का सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल आता है। ये प्रिंसिपल आपने याद रखना है जी। ये प्रिंसिपल ये स्टेट करता है wherever an instance of a class is expected, one can always substitute an instance of any of its subclass. जहां पे एक पेरेंट क्लास की इंस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, वहां पे आप उसकी डिराइव्ड क्लास की इंस्टेंस जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये जब बेसिक प्रिंसिपल जो आप ऊप में भी देखते हो, पॉलीमॉर्फिज्म में भी आप इसी से बेसिकली स्टार्ट ले रहे होते हो कि किस तरह से पेरेंट और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं और किस तरह से आप उनको कास्ट कर सकते हो। बाइंडिंग्स जो आपने स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग्स आपने ऊप में देखी होंगी, ये बिल्कुल उसी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए फर्दर मूव हो रहा है। इसमें ये कहता है कि एक इनवेरिएंट जो एक सुपर क्लास पे आपने लगाया था, एक पेरेंट क्लास पे आपने लगाया था, वो ऑटोमेटिकली उसकी सब क्लास पे जो है ये इनहेरिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसकी सब क्लास पे वो इनवेरिएंट लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी सब क्लास के लिए वो इनवेरिएंट जो है वो ट्रू होना चाहिए। अच्छा, एक जो सब क्लास है वो उस इनवेरिएंट को स्ट्रेंथन कर सकती है, वीकन नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि एक सब क्लास जो है वो उस इनहेरिटेड इनवेरिएंट में मजीद इनवेरिएंट ऐड ऑन कर सकती है, लेकिन वो उसको वीक नहीं कर सकती, उसमें से चीजें एक्सक्लूड नहीं कर सकती। सो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि एक स्टोव की क्लास है और फिर उससे हमने इनहेरिट किया इलेक्ट्रिक स्टोव इनहेरिट किया हुआ है, और मे बी मैनुअल स्टोव इनहेरिट किया हुआ है, गैस बेस्ड स्टोव हमने इनहेरिट किया हुआ, तो 3-4 हमने डिफरेंट स्टोव जो है वो उससे इनहेरिटेड है एक स्टोव की क्लास से। तो स्टोव की क्लास में एक इनवेरिएंट है, वो ये कहता है कि जी स्टोव जो है वो अपना टेम्परेचर 100 जो है वो मेंटेन रखेगा। अब ये कांस्टेंट, ये इनवेरिएंट तो एज इट इज हमारी नीचे तमाम क्लासेस पे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा, बट इसके साथ अब इलेक्ट्रिक वाली जो है वो अपना साथ में मजीद को ये कॉन्स्टेंट्स और भी ऐड कर सकती है कि टेम्परेचर तो 100 होगा, बट जो स्पार्क है वो इतनी टाइम का होगा, या इसका स्लीप टाइमर इतनी देर तक चलेगा, एनीथिंग एट ऑल, जो भी उसके अपने एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो उनमें एड ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक सब क्लास जो है वो एक कांस्टेंट को स्ट्रेंथन कर सकती है, वीक नहीं कर सकती, मतलब उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकती कुछ भी, उसमें एड ऑन जरूर कर सकती है। एनी क्वेश्चंस इन द लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्लास? एनी कंफ्यूजन क्लास? समझ आई? अगर नहीं आई तो बताएं, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। मैम एक दफा वो टाइप ऑफ काइंड वाली चीज रिपीट करते हैं। बच्चे टाइप ऑफ में वकात वो ना एग्जैक्ट देख रहा होता है कि जोन सी टाइप यहाँ मेंशन की है सिर्फ उसी टाइप से चेक करेगा कि क्या ये टाइप इससे मैच करती है कि नहीं करती। करती है तो वो कहेगा ट्रू, अगर नहीं करती तो कहेगा फॉल्स। काइंड ऑफ में अगर जोन सी टाइप यहाँ लिखी है ना वो पहले उससे मैच करेगा, अगर नहीं करती तो फिर वो उसकी सब टाइप्स देखेगा, अगर उनमें से किसी से मैच करती तो ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं स्टोव की जो मैंने अभी आपकी एग्जाम्पल दी है, मैं उसी में यहाँ पे लिखती हूँ कि भाई टाइप है स्टोव, और मैं कोई सा एक स्टोव एबीसी दे देती हूँ जो कि मे बी इलेक्ट्रिक स्टोव है आपके पास।
स्टोव एबीसी मैंने इसको पास कर दिया, इसने देखा कि ये स्टोव एबीसी इज एन इलेक्ट्रिक स्टोव, ये स्टोव नहीं है, मतलब जो पेरेंट क्लास थी ना उसका नाम स्टोव था, तो ये वो नहीं है, तो उसने फोर्स रिटर्न कर दिया। लेकिन जब इसमें आएगा तो वो कहेगा अच्छा ये स्टोव नहीं है, लेकिन वो उसके सब टाइप्स में जाएगा तो कहेगा कि दिस हियर इज एन इलेक्ट्रिक स्टोव, तो इसको इसके साथ मैच करता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल इक्विवेलेंसी देखता है कि बिल्कुल सेम टू सेम है या नहीं, और ये देखता है कि सेम टू सेम है विद द टाइप और विद इट्स सब टाइप, दोनों में से किसी एक के साथ भी मैच करता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। इज इट क्लियर वकाश? मैम अगर मैं काइंड ऑफ के अंदर फर्स्ट क्या क्लासिफाई के अंदर वकार 1 2 3 पास करता हूँ, तो मैम वो पहले तो उसको अगर इंटीजर से चेक करेगा तो वो तो उसको फॉल्स ही रिटर्न करेगा टाइप वाले केस के अंदर। जी पर जो स्ट्रिंग का केस होगा वो फिर पहले इसको काइंड ऑफ के केस में पहले इंटीजर से चेक करेगा, फिर स्ट्रिंग से नहीं, आप चेक यहाँ पे करेगा। टाइप बताओगे कि किसके साथ चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वाली एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे पास करती हूँ टाइप में इंटीजर, और मैं यहाँ पे क्लासीफायर में पास करती हूँ 2.45, 2.45, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 2.45 इटसेल्फ इंटीजर तो नहीं है, बट ये उसके सब टाइप्स में जरूर आते हैं, दैट इज द फ्लोट, तो ये कहेगा कि हाँ ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं यही चीज यहाँ पास करती हूँ तो ये कहेगा 2.45 इज नॉट एन इंटीजर, सो इट्स फॉल्स, ये उसकी सब टाइप्स को चेक नहीं करता। ओके आप मैम। जोन से टाइप बताओगे ना उसी के सब टाइप को चेक करेगा ये। ओके मैम। नेविगेशन एक्सप्रेशन है, ये आपने पहले भी हमने यूज किया है, और आपके जो भी ट्रांजिशन का नेम होता है आप उसको यूज करते हुए एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, नेविगेशन जो एक ट्रांजिशन है वो दो तरह की होती है, वो या तो मल्टीप्लिसिटी उसकी एट मोस्ट वन होती है, मतलब वो यूनिटी होती है, एक ही ऑब्जेक्ट उसके करस्पॉन्डिंग क्रिएट हो रहा होता है, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं, जिसको हम कलेक्शन कह देते हैं, जो कि ये एक ऐसी ट्रांजिशन है जिसकी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन वन होती है। तो दो तरह की ट्रांजिशन, एक जिनकी मल्टीप्लिसिटी एट मैक्स वन है, और दूसरी वो जिनकी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन वन है। दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वही क्लास डायग्राम है जो हमने पिछली दफा मीटिंग्स वाली देखी थी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये मीटिंग से टीम मेंबर के दरमियान एक रिलेशन है, ये मॉडरेटर के नाम का। तो इसका मतलब ये है कि मीटिंग का मॉडरेटर होगा कोई सा टीम मेंबर, और वो सिर्फ एक होगा। देखिए मल्टीप्लिसिटी वन है, मीटिंग से हम टीम मेंबर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी वन है। तो दैट्स अ यूनिटी रिलेशन। तो आप इसको किस तरह एक्सेस कर सकते हो? यू कैन, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट मीटिंग है तो यू कैन से सेल्फ डॉट मॉडरेटर डॉट जेंडर। जेंडर जो था जी ये टीम मेंबर जो है, ये चूंकि सब क्लास है, अब इसके ऊपर पेरेंट क्लास थी जिसमें जेंडर का एक एट्रीब्यूट था। अगर आप में से किसी के पास ये क्लास डायग्राम हो तो वो उसको कंप्लीटली ओपन करके भी देख सकते हो, अदरवाइज हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल हियर मीटिंग, अगर कॉन्टेक्स्ट है तो सेल्फ डॉट मॉडरेटर, और ये रहा जी जेंडर डॉट जेंडर। तो ये इसने इस तरह से आपके पास एक्सेस किया, सेल्फ डॉट मॉडरेटर डॉट जेंडर, और उसने कहा कि क्या जेंडर फीमेल है, अगर है तो ये इनवेरिएंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये इनवेरिएंट फॉल्स होगा। इसने ये जेंडर को इस तरह से इसलिए एक्सेस किया क्योंकि ये जेंडर हमारे पास इन्यूमरेशन में था, दिस इज राइट हियर इन्यूमरेशन एंड जेंडर, ये उसको एक्सेस करने का मेथड है। इस कॉन्स्टेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये आपने पहले भी किया, अपने एग्जाम में भी किया हुआ है, और इसी तरह से एनी कंफ्यूजन इन दिस कॉन्स्टेंट। एक क्लास में रहते हो आप, दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से ट्रांजिशंस के नेम्स के थ्रू हैंडल कर सकते हो, गिवन कि उनकी ट्रांजिशंस की मल्टीप्लिसिटी वन है। क्लास क्लियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? नो मैम। मैम ये सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ 1 के लिए होगा? जो दूसरे होंगे ना जिनकी वन से ग्रेटर है, वो कलेक्शन है ना, उन पे कलेक्शंस के फंक्शंस लगाने पड़ेंगे, उनकी एग्जांपल नेक्स्ट आएगी। ओके मैम। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आके वो कहता है कि मीटिंग से एक मीटिंग जो है उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 2 या मोर हैं। देखो ना 2 से स्टार तक जा रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। अब ये कलेक्शन है, नाउ दिस इज अ कलेक्शन। मीटिंग से टीम मेंबर्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं
वो अब एक कलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 और मोर का। तो अब इसको जब आपने एक्सेस करना है तो आप कहेंगे, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट मीटिंग है तो आप कहेंगे सेल्फ एरो कलेक्ट, कलेक्ट एक कीवर्ड है फॉर द कलेक्शन, और ये नेम जो भी यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेंट साइज ग्रेटर इक्वल टू 2, ये देख रहा है कि एक मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स का साइज हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। ये बेसिकली इस मल्टीप्लिसिटी का कांस्टेंट है, ये इसको चेक कर रहा है कि क्या ये मल्टीप्लिसिटी जो है ये वैलिड हो रही है, ये वैलिडेट हो रही है या नहीं हो रही, या इसमें किसी तरह से कोई मसला तो नहीं है। इसको टेस्ट कर रहा है बेसिकली, इस वाले पर्टिकुलर मॉडल के इस कंपोनेंट को ये सिमुलेट करवा रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है। क्लियर? या आप इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपने ये एरो और कलेक्ट नहीं लगाना और इट्स डिफिकल्ट, तो देयर इज अ सिंपलिस्टिक वे दैट इज सेल्फ डॉट पार्टिसिपेंट्स और आगे आप उनका साइज ग्रेटर इक्वल टू 2। रिमेंबर ये पार्टिसिपेंट्स है कलेक्शन ही, सिर्फ कलेक्शन को एक्सेस करने के दो मेथड्स हैं, दो सिंटैक्सेस, आप इस तरह लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। डिफरेंट सिंपल सा ये है कि इस वाले सिंटैक्स में ये क्लियरली पता चल जाता है कि दिस पार्टिसिपेंट इज द कलेक्शन। इसमें आपको ये देखने के लिए कि दिस पार्टिसिपेंट इज द कलेक्शन, ये आपको पता चलता है बाय लुकिंग एट दिस साइज फंक्शन और by looking at this particular transition multiplicity. Because any confusion still here? मैम कलेक्ट कीवर्ड है। Collect is a keyword आप कह लें, collection के लिए यूज हुआ, इसका स्मॉल है। ओके मैम। ठीक है, इसका कलेक्ट आप वहां लिखोगे जहां जहां इसका मतलब है कि जो इसकी ब्रैकेट्स में आ रहे हैं ना जो पार्टिसिपेंट्स, इट मींस कि ये पार्टिसिपेंट्स एक कलेक्शन है, ये एक कलेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर? ओके मैम। फिर हमारे पास कुछ कलेक्शन के ऑपरेशंस हैं कि आया दो कलेक्शंस इक्वल हैं या नहीं हैं, या एक कलेक्शन को आप एक सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑर्डर सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, सीक्वेंस में लेकर आ सकते हो, बैग में लेकर आ सकते हो। आप ये देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर कलेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है नहीं है, एक्सक्लूडेड है नहीं है, फ्लैटन करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ये सेट है जिसमें दो बैग्स हैं 1 2 2 एंड 2, तो उससे जब उसने फ्लैटन किया या जब उसने उसको सेट में कन्वर्ट किया तो आपको पता है सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते, तो वो 1 2 में कन्वर्ट हो गया। देन यूनियन इंटरसेक्शंस आप कर सकते हो, ये हम इस लेवल तक जाके यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए कि भाई इनमें ये सब ऑपरेशन जो है ये पॉसिबल हैं। फिर ये कुछ मजीद कलेक्शन के ऑपरेशंस हैं जैसे कि एनी, कलेक्ट, एग्जिस्ट, फॉर ऑल, इज यूनिक, वन, सिलेक्ट एंड एटसेट्रा। देन अगेन सम मोर कलेक्शन ऑपरेशंस जैसे कि इंक्लूड करता है कि नहीं करता, रिटर्न करता है बूलियन, काउंट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो एक कलेक्शन में कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है आप उसको इंटीजर उसको कैलकुलेट कर सकते हो, एम्प्टी है नहीं है, यूनिक है नहीं है, एटसेट्रा। अच्छा, इसी डायग्राम को लेते हुए नेक्स्ट हमारी 2-3 एग्जांपल्स हैं जिनको हम कर रहे होंगे। सो फर्स्ट वन इज कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि भाई एक कांस्टेंट लिखें कि एक टीम मीटिंग जो है has to be organized for a whole team, मतलब एक टीम मीटिंग जो है उसमें आपने ये चेक करना है कि उसमें हर टीम मेंबर प्रेजेंट हो। तो आपका जो जितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आपके मीटिंग, यहाँ पे आपकी ये टीम मीटिंग है और यहाँ पे आपकी टीम्स के नेम है, टीम मेंबर्स के नेम। तो ये कुछ इस तरह का इनवेरिएंट लिख रहा है, ये कह रहा है कॉन्टेक्स्ट अगर आप टीम मीटिंग में रह के लिख रहे हो, मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट है जी ये टीम मीटिंग वाली क्लास, तो इट्स सेइंग टीम मीटिंग। इनवेरिएंट लगा रहा है जी क्योंकि टीम मीटिंग जो है वो इस मीटिंग की सब क्लास है, तो इट मींस इसके लिए ये पार्टिसिपेंट्स की ट्रांजिशन एक्सेसिबल है। तो ये कह रहा है सेल्फ डॉट पार्टिसिपेंट्स, ये वाला पार्टिसिपेंट्स को एक्सेस कर रहा है। देन चूंकि पार्टिसिपेंट्स एक कलेक्शन है तो उस पर हमारे पास ये पीछे हमने देखा कि फॉर ऑल का ऑपरेशन है, तो फॉर ऑल इसने एक ऑपरेशन लगा दिया। फॉर ऑल का ऑपरेशन इंश्योर करता है कि इस पार्टिसिपेंट्स के कलेक्शन में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो एक्सप्रेशन हम लिखने लगे हैं वो एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अब वो एक्सप्रेशन क्या है फॉर ऑल में? फॉर ऑल में एक्सप्रेशन ये लिख रहा है कि जी टीम, ये वाला टीम का जो ये बना हुआ है हमारे पास ट्रांजिशन, टीम इज इक्वल्स टू, वो बराबर होगा ये वाला सेल्फ डॉट फॉर के, मतलब टीम मीटिंग से इस साइड पे आओ तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें जितने मेंबर्स हैं
और यहाँ से घूम के इस वाले टीम वाली पे आओ तो इसके जितने मेंबर्स हैं वो दोनों मेंबर्स जो हैं आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक मेंबर ना हो यहाँ और वहां हो। ये एक फॉर्म थी इस ओसीएल एक्सप्रेशन को लिखने की। इसके अलावा आप इस ओसीएल एक्सप्रेशन को बहुत तरह से दूसरी तरह भी आप ओसीएल एक्सप्रेशन लिखकर इंश्योर कर सकते हो। आप इनकी स्ट्रेंथ देख के भी देख सकते हो कि इतनी स्ट्रेंथ है तो इतनी स्ट्रेंथ इधर होनी चाहिए, या आप फॉर ईच का फंक्शन भी लगा सकते हो। और ये दूसरा उसने सेम इनवेरिएंट लिखा लेकिन उसने कॉन्टेक्स्ट इस दफा मीटिंग रखा है, तो उसने कहा कि मीटिंग, उसने उसको टाइप ऑफ टीम मीटिंग में चेंज कर दिया। उसने मीटिंग के ऑब्जेक्ट को उसने टीम मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसने चेंज कर दिया। और फिर उसने कहा है कि इम्प्लाइज कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो फॉर ऑल टीम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फॉर के इक्वल होंगे। कि जितने पार्टिसिपेंट्स आपकी टीम मीटिंग के हैं उतने ही पार्टिसिपेंट्स आपकी टीम के मेंबर्स भी होंगे। कंफ्यूजन्स, क्वेश्चंस? मैम ये नहीं समझ समझ लगी? देखिए हमारे पास ना, हमने ये इंश्योर करना ओसीएल कॉन्स्टेंट में कि हमारे पास ये जो एक टीम मीटिंग हो रही है ना, इसके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपकी टीम के मेंबर्स होंगे। हमने ये चीज इंश्योर करनी है कि हमारे पास इस एक टीम मीटिंग के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर टीम के मेंबर्स होंगे। हमने ये चीज इंश्योर करनी। अब ये चीज हम सिर्फ एक तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि हम कहें कि इस टीम मीटिंग के जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो मेंबर होंगे हमारी टीम के। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टिसिपेंट है और वो मेंबर ना हो इस टीम का, वो इसको जाके इसको कंपोज ना कर रहा हो। ये हम इंश्योर कर रहे हैं। वकार, कुछ समझ लगी? थोड़ी बहुत? मैम थोड़ी थोड़ी लगी, ज्यादा। वंस अगेन, टीम मीटिंग के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस टीम के मेंबर्स होंगे। इससे आउटसाइड कोई नहीं होगा, वो इस टीम के मेंबर्स होंगे। दैट्स इट। हम सिर्फ इतनी बात लिखना चाहते। मैम इसको वो जो उसका वो आपने लिखा हुआ है ओसीएल, वो उससे जरा एक दफा दोबारा बता दें। अब ये ओसीएल देखें, ओसीएल में कह रहा है कि टीम मीटिंग के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, टीम मीटिंग के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर पार्टिसिपेंट जो है वो टीम का मेंबर होगा। देखे ना, टीम टीम कौन सी वाली ट्रांजिशन है? टीम ये वाली ट्रांजिशन है जो कंपोज कर रही है इस टीम को, टीम नेम को कंपोज कर रही है। वो कह रहे हैं ये जितने पार्टिसिपेंट्स थे ये टीम के, वो सब के सब इस टीम मीटिंग में मेंबर्स होंगे। टीम मीटिंग 4 में जा रही है ना, वो कह रहे हैं कि ये टीम वाली ट्रांजिशन और ये 4 वाली ट्रांजिशन के जितने मेंबर्स आएंगे वो सेम होंगे। टीम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट 4। ये बेसिकली ना ये दोनों कलेक्शंस हैं, और कलेक्शंस पे हमने ऊपर देखा कि हम इक्वल का ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखे ना, आप इक्वल और नॉट इक्वल का ऑपरेशन लगा सकते हो। तो ये सिर्फ इतना देखता है कि ये एक टीम की कलेक्शन है जो कि यहां से आई, ये टीम, और एक कलेक्शन है ये 4 वाली जो यहां से आई। क्या ये दोनों कलेक्शन इक्वल हैं या नहीं? अगर इक्वल है तो इट मीन हमारा ओसीएल कॉन्स्टेंट जो है वो वैलिड था, अगर नहीं है तो हमारा इनवैलिड है। ओके मैम। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन जब आप इसको रिवाइज करेंगे, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट विल यस मैम, कंफ्यूजन टेक सम टाइम लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर अभी मैं साथ ही अपलोड कर दूंगी, सो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर वंस अगेन। तो आप एक दो दफा इन चीजों को देखेंगे तो फिर आपको इजीली ये सारी क्लियर हो जाएगी। पोस्ट कंडीशंस है ऑफ कोर्स, उन पे वो सिंपल ये देख रहा है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट को आप अंडरस्टैंड करें तो ये टीम मेंबर पे लगा रहे हैं, उसकी नंबर मीटिंग्स का एक फंक्शन है हमारे पास, ये मीटिंग्स वो इंटीजर रिटर्न कर रही हैं। अब ये देखना चाह रहा है कि जितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं ये मीटिंग्स की ट्रांजिशन की मल्टीप्लिसिटी है ना, इसके इक्वल हो। और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स इंटीजर रिटर्न कर रही है, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है, और उस पर पोस्ट कंडीशन लगा रहा है कि जो इसका रिजल्ट होगा ये नंबर मीटिंग के फंक्शन का, इट मस्ट बी इक्वल्स टू मीटिंग्स का साइज। मीटिंग्स जो है इस ट्रांजिशन का नेम था, मीटिंग्स इज अ कलेक्शन, तो उसने कहा कि जो इस कलेक्शन का साइज है वही इस फंक्शन का रिटर्न होना चाहिए। अगर आपकी 5 मीटिंग्स हुई हैं तो इस कलेक्शन का साइज 5 होगा ना, तो ये भी 5 ही रिटर्न करे। अगर ये 6 है तो ये भी 6 रिटर्न करे, 7 है तो 7 रिटर्न करे।
लेगा? ये वाला तो कांस्टेंट इजी था ना, इसमें तो कोई मसला नहीं किसी को पोस्ट कांस्टेंट लगा। जी ओके। नेक्स्ट वो सिंपल सी बात कर रहा है कि जो नंबर ऑफ कंफर्म्ड मीटिंग्स हैं वो वो आपने वो देखना है कि नंबर ऑफ कंफर्म्ड मीटिंग्स का जो आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो भी सही रिटर्न कर रहा हो। तो उसके लिए आपने क्या करना, आपने सिंपल वही वाला काम किया जो आपने ऊपर किया, लेकिन अब आपने इस मीटिंग्स के कलेक्शन में से सिलेक्ट कर ली वो वाली मीटिंग्स जो कि इज कंफर्म्ड है। इज कंफर्म्ड कहां से है जी? इज कंफर्म्ड इसका बुलियन एट्रीब्यूट था। तो अब आपने कहा कि इस मीटिंग्स के कलेक्शन में वो वाली नंबर ऑफ मीटिंग सिलेक्ट करो जो कि इज कंफर्म्ड है, और उनका जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए जो इसका रिजल्ट है नंबर ऑफ कंफर्म्ड मीटिंग्स। कंफ्यूजन, क्वेश्चन? मैम जो हम ऊपर फंक्शन पास कर रहे होते हैं उसके चीज़ों से ये उसके वो ट्रांजिशन की चीज़ें चेक करता है। जी बेसिकली ना आज के लेक्चर में हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये मल्टीप्लिसिटीज आ रही है ना, ये वाली 2 और मोर, 0 और मोर, 1, इनको किस तरह से हमने टेस्ट करना है, इनको हमने मॉडल में से किस तरह से रीड करके टेस्ट करना है। तो अब वो देखे ना, अब वो देखना चाह रहा है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स का यहाँ पे एक फंक्शन है। तो ये अगर आपने इस फंक्शन का देखना है कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपने सिंपल से ये देखना है कि क्या ये फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है क्या वो इस कलेक्शन के साइज के इक्वल है जो कि यहाँ पे ये मीटिंग्स का लगा हुआ है। अगर 7 मीटिंग्स हुई है तो ये 7 होगा ना यहाँ पे कि टीम मीटिंग्स जो है मेंबर्स की वो 7 हुई है यहाँ पे मीटिंग्स। 8 होंगी तो 8, 10 होंगी तो 10 में व्हाट्सएवर। और फिर ऑफ कोर्स आप इन ट्रांजिशंस के थ्रू जाते हो आप इन एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकते हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली वर्ड जो इसने यहाँ पे आगे किया, इज कंफर्म्ड और साइज लिया इसने। जी मैम पर आम क्लास डायग्राम जो होती है उसके अंदर तो जैसे वो ट्रांजिशन हो रही होती है उसके ऊपर जस्ट एक नाम लिखा होता है, पर मैम ये वाली जो क्लास डायग्राम जिसकी आप एग्जांपल दिखा रही हैं इसके ऊपर वो जैसे वो पार्टिसिपेट लिख रहा है और 2 के नीचे लिख रहा है और मीटिंग 0 के नीचे लिख रहा है, ये दो लिख रहा है मैम। जी अच्छा, होता क्या बेसिकली सही वे तो यही है लिखने का ना। आपके दो रिलेशंस बन रहे होते हैं ना, एक टीम मेंबर से मीटिंग का बन रहा होता है, एक मीटिंग से टीम मेंबर का बन रहा होता है। ठीक है, मतलब मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स होते हैं टीम मेंबर्स और टीम मेंबर्स की मीटिंग्स हो रही होती है। नॉर्मली आप लोग जो क्लास डायग्राम बनाते हो आप इनकम्प्लीट बनाते हो, आप एक ट्रांजिशन लगाते हो उसके एक ही नाम रखते हो और कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं लिखते, या आप 1 एंडेड मल्टीप्लिसिटी लिख रहे होते हो, आप 2 एंडेड मल्टीप्लिसिटी नहीं लिख रहे होते। तो जब जब आप ओसीएल कॉन्स्टेंट्स की बात करते हो तो आपका मॉडल कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट मॉडल। तो ये पार्टिसिपेंट्स यहाँ लिखा है, इट मीन मीटिंग से टीम मेंबर पे जाने के लिए आप पार्टिसिपेंट एक्सेस करोगे, टीम मेंबर से मीटिंग पे आने के लिए आप मीटिंग्स एक्सेस करोगे। जी क्लास मैम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2 और मैनी, मतलब आगे जो स्टेरिक लगा हुआ टू और मैनी है। एग्जैक्टली। यस मैम, और आगे जैसे लिखा हुआ 0 और मैनी। अब जो आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कलेक्शन जो होती है वो उन पे लगती है जो 1 से जायद वाले ऊपर होती है, पर जी जिनके साथ मैनी का केस आता है मैम, अगर वो 0 टू मैनी हो तो उसके ऊपर भी कलेक्शन ही हम हाँ जी, लगाएंगे। ये कलेक्शन ही होगी क्योंकि मैनी है ना, होगी कलेक्शन ही। लेकिन इन केस लेट से हम कहते हैं कि कोई मीटिंग हुई नहीं, ये 0 थी, तो इट मीन ये एक ऐसी कलेक्शन है जो एम्प्टी होगी, और एम्प्टी का हमारे पास ऊपर फंक्शन था ना इज एम्प्टी का, तो वी कैन चेक इट। अगर आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल अगर आपने ओसीएल कांस्टेंट लिखना है कि मीटिंग्स जो हैं टीम की वो कितनी हुई है, लेट से वो कितनी हुई है या वो 0 से ग्रेटर है या नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली राइट कि मीटिंग्स साइज शुड बी ग्रेटर देन 0। वकार समझ लगी या दोबारा एक्सप्लेन? ये हम एक दफा दोबारा करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपने एक कांस्टेंट लिखना है, आपका कांस्टेंट ये है, फॉर एग्जांपल आपने ड्यूरेशन के फंक्शन पे कांस्टेंट लिखना है, प्री कंडीशन लगानी है ड्यूरेशन के फंक्शन। अब एक मीटिंग का ड्यूरेशन तो तब आएगा ना जब एक मीटिंग हुई होगी। ठीक है, तो आप इसकी प्री कंडीशन में लगा सकते हो कि ये जो मीटिंग्स की कलेक्शन है ना इसका साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर ड्यूरेशन पता चलेगी।
क्योंकि अगर इसका साइज 0 होगा तो इट मीन्स कोई मीटिंग हुई ही नहीं, अगर कोई मीटिंग हुई नहीं तो उसका ड्यूरेशन आएगा भी नहीं। ओके मैम। ठीक है, तो आप उसकी प्री कंडीशन में लिख सकते हो कि इस कलेक्शन का साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 है तो ही आप ये ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप ड्यूरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। मैम वो जैसे ये फंक्शन है जैसे इज फुल और इज एम्प्टी वगैरह ऐसे के जो फंक्शंस हैं मैम, जी वो क्या पहले से हमें गिवन होंगे कि वो हमें सारे याद करने पड़ेंगे? नहीं बच्चे, छोटे छोटे से तो फंक्शंस है, मतलब याद क्यों करने पड़ेंगे, आपको बस लिखने आने चाहिए। आपको मतलब पता हो कि कलेक्शंस में ये वाले फंक्शंस अवेलेबल हैं, वो बहुत सिंपल से फंक्शंस है, और ये वो फंक्शंस है जो आप बहुत देर से करते आ रहे हो। इंक्लूड, एक्सक्लूड, काउंट, एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, यूनिक, ये सारे के सारे सेट्स के फंक्शंस हैं। इनको आपने एक एक दफा देखना है, और अगर आप इनको एक दफा गो थ्रू कर लेते हो, इन हर एक एक एग्जांपल लिख लेते हो, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, आपको रट्टा नहीं मारना इनका। ठीक है मैम अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी हम ये ज्यादा नहीं यूज करेंगे हम। बच्चे, ये नहीं ज्यादा यूज करेंगे जो हमारे पास ये आए थे इधर, ये यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंसेस वगैरह, इनका कहा था कि ये, या बैग्स वगैरह हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे, इनका कहा था बच्चे। ओके मैम। ठीक है, इनका नहीं कहा था, ये तो आप बहुत से ओसीएल एक्सप्रेशन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। ओके मैम। क्वेश्चंस क्लास। Okay ji, this was our today's lecture.